हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। एक नए दिन के साथ फिर से आपका स्वागत है स्टडी कर पर। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 अप्रैल 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जॉन डर्क पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 2024 में जॉन डर्क पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर गगनदीप कांग को। दोस्तों, अब सवाल आता है कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो यह ग्लोबल हेल्थ के लिए प्रदान किया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति ग्लोबल हेल्थ के लिए काम करता है उसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दोस्तों, हम गगनदीप कांग की बात कर लेते हैं तो वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में स्वास्थ्य निदेशक के रूप में काम कर रही हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन क्या है? तो दोस्तों, यह बिल गेट्स का आपने नाम सुना होगा और जो उनकी पत्नी है मेलिंडा, उनके द्वारा एक बनाया गया फाउंडेशन है जो हेल्थ के क्षेत्र में काम करता है, एजुकेशन और गरीबी से लड़ने का काम करता है। तो उसी में वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक हैं डॉक्टर गगनदीप कांग। तो उन्हें 2024 का जॉन डर्क पुरस्कार प्रदान किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि डॉक्टर गगनदीप कांग यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि जॉन डर्क पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो वो है डॉक्टर गगनदीप कांग। 2024 के पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए एबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो फ्रांस के गणितज्ञ हैं मिशेल टेलाग्रैंड, उन्हें 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। एबेल पुरस्कार को हम गणित का नोबेल पुरस्कार भी बोल सकते हैं। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार वीना अग्रवाल और जेम्स बॉयज को प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार नृत्यांगना डॉक्टर उमा रेले को प्रदान किया गया है। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 रतन टाटा जी को प्रदान किया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ये ग्रीष्मा कोठार और रीतिका चोपड़ा को दिया गया है। इसके अलावा प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया है। यहाँ पर आप रिकेन यामामोटो को देख पा रहे हैं। इनका संबंध किस देश से है? याद रखना है आपको, जापान से है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। 29 बार देवी शंकर अवस्थी सम्मान दिया गया है निशांत को, जो कि एक आलोचक हैं। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है इस साल? भारत को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 टीएम कृष्णा को दिया गया है। इसके अलावा नृत्य कलानिधि पुरस्कार नीना प्रसाद को दिया गया है। डायना स्मृति पुरस्कार उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को दिया गया है। आपको याद रखना है कि ये जो डायना स्मृति पुरस्कार है, ये यूनाइटेड किंगडम में प्रदान किया जाता है। तो इस बार 2 भारतीयों को यह पुरस्कार दिया गया है, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता। तो ये थे हाल फिलहाल में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार, इनको आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ और इसके अलावा डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स, साइंस की ई बुक और जियोग्राफी की ई बुक और जितनी भी इंपॉर्टेंट ई बुक हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सभी ऐप पर मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लॉरेंस बोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका सिंगापुर। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस बोंग। अभी तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे ली सिंग लुंग। तो उन्होंने अपने पद को छोड़ने का फैसला किया है। उनका कहना यह है कि वो मई 2024 में अपना पद छोड़ देंगे। तो उनके स्थान पर उप प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, बोंग को अप्रैल 2022 में पीएम इन वेटिंग के रूप में नियुक्त किया गया था। पीएम इन वेटिंग का मतलब यह है कि ये आने वाले प्रधानमंत्री होंगे।
सिंगापुर की बात आई है तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और जो दक्षिण पूर्व एशिया है वहां पर यह देश स्थित है। कैपिटल इसकी सिंगापुर है। राष्ट्रपति हैं थरमन सनमुगरत्नम जो कि भारतीय मूल के हैं। यह दुनिया के किसी भी देश की तुलना में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। कौन? सिंगापुर। लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं, यह है इंडिया और यहां पर स्थित है सिंगापुर। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा कौन है, तो ये कुवैत के अमीर बने हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एंड्री राजोएलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ल्यूक फ्रीडेन लक्समबर्ग के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जेबियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। अजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा वर्नाडो एरेबलो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम शॉर्ट में IMF भी बोलते हैं, के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से किसे चुना गया है? यानी कि IMF के MD के रूप में फिर से किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा फिर से IMF की MD बन गई हैं। तो 2019 में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD बनी थी और अब वो 2024 में फिर से अगले 5 साल के लिए MD बन गई हैं IMF की और उनका कार्यकाल इस साल से यानी 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाला है अगले 5 साल के लिए। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की बात करें तो उनका संबंध बुल्गारिया देश से है, यानी कि वो बुल्गारिया की नागरिक हैं। वह इससे पहले वर्ल्ड बैंक की CEO भी रह चुकी हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। बात करते हैं IMF की यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को, यानी विश्व बैंक के साथ ही इसकी स्थापना हुई थी। भारत IMF का संस्थापक सदस्य है और वर्तमान में IMF में 190 देश शामिल हैं। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में है। दोस्तों IMF का काम क्या होता है? तो IMF अपने सभी सदस्य देशों के लिए सतत विकास और समृद्धि प्राप्त करने के लिए काम करता है, यानी कि जो भी देश इसके मेंबर होते हैं तो उसके सतत विकास और समृद्धि प्राप्त करने में कौन मदद करता है? IMF मदद करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात आई है क्रिस्टिना जॉर्जिवा की, तो वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। तो चलिए कुछ ऐसी ही महिलाओं को डिस्कस करेंगे जो वैश्विक स्तर पर काफी फेमस हैं, पॉपुलर हैं। बात करें अगर हम सेलेस्टे साउलो की, तो यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। मैनुअल रोका बोटो ये गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें रियाना वरनाबी की, तो वो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सना रामचंद्र गुलबानी ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर हैं। नताशा पिर्क मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक हैं। मैगडेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और नागोजी ओकोंजो इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं। लॉरेन हबर्ड की बात करें तो वो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर रही हैं। प्रियंका राधाकृष्णन कौन है? तो न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। और मनीषा रोपेटा पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी। तो ये सभी चर्चित महिलाएं आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नाइफ संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो नाइफ नामक पुस्तक को अभी हाल ही में सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। तो प्रसिद्ध लेखक हैं सलमान रुश्दी, जो कि ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं और इसके अलावा उनका संबंध भारत से भी है। उनका जन्म मुंबई में हुआ था और अभी वो ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। तो उनके द्वारा एक नाइफ नामक संस्करण लिखा गया है। दोस्तों नाइफ संस्मरण की अगर हम बात करें तो जो सलमान रुश्दी हैं उन पर 2022 में एक व्यक्ति ने चाकू से हमला किया था, यानी नाइफ से हमला किया था। तो उसमें उनकी एक आंख डैमेज हो गई थी और कुछ और चोटें आई थी। तो उसी घटना को याद करते हुए उनके द्वारा एक संस्मरण लिखा गया है जिसका नाम ही क्या है? नाइफ। आपको याद रखना है कि सलमान रुश्दी के द्वारा 1981 में बुकर पुरस्कार भी जीता गया है। तो उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन।
तो इस पुस्तक के लिए उन्होंने 1981 में बुकर पुरस्कार भी जीता है। बुकर पुरस्कार की बात करें तो यह हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए फिक्शन के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। चलिए दोस्तों, 2024 की प्रमुख पुस्तकें डिस्कस कर लेते हैं जो कि चर्चा का विषय रही हैं। फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर पुस्तक को लिखा है एस रमन ने। द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक को लिखा है गोतबाया राजपक्षे ने। आपको याद रखना है कि गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। सोई लोइंग द सन पुस्तक को लिखा है लक्ष्मी मुर्देश्वर ने। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक को लिखा है पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। इसके अलावा स्कल्प्टेड स्टोन पुस्तक को लिखा है अश्विन प्रभु ने। महास्वप्नी कुडू पुस्तक को लिखा है पी विक्रम ने। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक को लिखा है संजीव जोशी ने। एन अनकॉमन लव पुस्तक को लिखा है चित्रा बनर्जी ने और ये पुस्तक सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति पर आधारित है। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं पुस्तक को लिखा है जया जेटली ने और 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक को लिखा है मनोज मुकुंद नरवाने ने। संस्कृति के आयाम पुस्तक को लिखा है मनोरम मिश्रा ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक बने हैं अनुराग कुमार। कौन बने हैं दोस्तों? अनुराग कुमार। तो अनुराग कुमार को अभी हाल ही में सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में संयुक्त निदेशक या ज्वाइंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। बात करते हैं सीबीआई की। तो सीबीआई का गठन हुआ था 1963 में और यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, यानी इसका काम होता है जांच करना। यह आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर जांच करने का काम करती है और इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। चलिए दोस्तों, अब हम उन संस्थाओं के प्रमुख डिस्कस करते हैं जो कि इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई हैं। अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी कौन है वर्तमान में, तो वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? हीरालाल सामरिया। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो को निदेशक कौन है? तपन कुमार ढेका। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। और इसके अलावा एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? सदानंद वसंत दाते। और इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निरीक्षक कौन है? राहुल नवीन। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के महानिदेशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान। तो ये सभी नियुक्तियां आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहां किया है? आंसर हो जाएगा पोखरण, राजस्थान में। तो पोखरण, राजस्थान में अभी हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी यानी भारत में ही बनी हुई मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इसे शॉर्ट में हम MPA TGM प्रणाली भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो MPA TGM प्रणाली है इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया हुआ है। अब यहां पर बात आई है ATM की यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की। तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या होती है? तो इसका काम होता है जो वक्तरबंद वाहन होते हैं और जो टैंक होते हैं उनको नष्ट करना। ठीक है, तो ये मिसाइल वक्तरबंद वाहनों और टैंकों को नष्ट करने के काम आती है। दोस्तों, डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि हाल फिलहाल में चर्चा का विषय रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें टाइगर ट्रायम्फ 24 की, तो यह क्या है? भारत अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि 2024 में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। भारत से डॉर्नियर विमान कौन सा देश खरीदेगा? तो वो गुआना खरीदेगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये। नौसेना भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। संयुक्त अभ्यास सुरक्षा बेल्ट 24 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? तो चाइना, ईरान और रसिया ने अभी हाल ही में संयुक्त अभ्यास सुरक्षा बेल्ट का आयोजन किया है। भारत शक्ति अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? जैसलमेर में। और अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में किसने किया है? तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। INS जटायु को कमीशन कहां पर किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया है? भारत मलेशिया के बीच में। दोस्तों, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी लॉन्च किया है। तो ये सभी
डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं आप इसे। अगला क्वेश्चन है विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। दोस्तों 2019 में यूनेस्को के द्वारा हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस या वर्ल्ड आर्ट डे मनाने का फैसला किया गया था, यानी उसके द्वारा यह घोषणा की गई थी। यह दिवस क्यों मनाया जाता है 15 अप्रैल को? क्योंकि प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार रहे हैं लियोनार्डो दा विंची, तो उनकी जयंती पर यह दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों लियोनार्डो दा विंची के द्वारा एक प्रसिद्ध कलाकृति बनाई गई है जिसे कहा जाता है मोनालिसा। ये पिक्चर आपने कई बार देखी होगी। तो ये किसने बनाई है? लियोनार्डो दा विंची ने। आपको याद रखना है कि लियोनार्डो दा विंची किस देश के हैं या किस देश से उनका संबंध है, तो उनका संबंध इटली से रहा है। दोस्तों यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो यूनेस्को को कब स्थापित किया गया था? 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस, फ्रांस में। महानिदेशक हैं आंड्रे अजोले। और इसके अलावा दोस्तों इसमें मेंबर कितने हैं? 193 और इसके 11 सहयोगी सदस्य भी हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है कौन? यूनेस्को। और इसका काम होता है एजुकेशन, नेचर और समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस और संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अप्रैल माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसके अलावा 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस भी मनाया जाता है। 13 अप्रैल की बात करें तो जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया है और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती भी मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वजरनी वेनेडिक्सन किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो वजरनी वेनेडिक्सन अभी हाल ही में आइसलैंड देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हुआ क्या है दोस्तों अभी हाल ही में कि आइसलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी कैटरीन जैकब्स डॉटेड, तो उनके द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया गया है। तो उनके स्थान पर वजरनी वेनेडिक्सन को आइसलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वेनेडिक्सन विदेश मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करेंगे। आइसलैंड में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो देखते हैं चुनाव में कौन जीतता है। लेकिन फिलहाल वजरनी वेनेडिक्सन आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आइसलैंड में सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। जैसे भारत में भी सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है आइसलैंड में? औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के द्वारा। यानी जिस प्रकार की व्यवस्था भारत में है उसी प्रकार की व्यवस्था आइसलैंड में है। चलिए दोस्तों आइसलैंड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह एक नॉर्डिक द्वीप देश है। कैपिटल इसकी रेक्जाविक है। राष्ट्रपति है गुनी जोहानिसन और करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। आइसलैंड कहां पर स्थित है? तो दोस्तों आपने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब में सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है या उत्तरी ध्रुव है उसके आसपास एक द्वीपीय देश है कौन? आइसलैंड। इसके आसपास के देशों में आते हैं ग्रीनलैंड और नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, तो ये इसके आसपास के देश हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। तो भारत ने अभी हाल ही में 35 एम्बुलेंस और 66 बसें नेपाल को उपहार में दी हैं। और नेपाल में भारत के राजदूत हैं नवीन श्रीवास्तव, तो उनके द्वारा ये बसें नेपाल की गवर्नमेंट को प्रदान की गई हैं। देखिए दोस्तों ये परंपरा आज की नहीं है, बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही है कि भारत इस प्रकार से नेपाल की मदद कर रहा है। तो 1994 के बाद से लेकर के अब तक भारत ने पूरे नेपाल में 1009 एम्बुलेंस और 300 स्कूल बसें उपहार में दी हैं। तो अब हम कुछ ऐसे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जिनका संबंध नेपाल से रहा है। तो संस्कृत भाषा के रिसर्च और एजुकेशन को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में कुछ समय पहले समझौता हुआ है। नेपाल ने अभी हाल ही में पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने का फैसला किया है। नेपाल के तमांग समुदाय के द्वारा सोनम लोसार उत्सव मनाया गया है। नेपाल भारत को 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली प्रदान करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है
जो कि नेपाल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। तो दोस्तों, रोहित शर्मा ने हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 छक्के पूरे किए हैं और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। देखिए, T20 मैच का मतलब ये है कि इसमें IPL, इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट सभी शामिल होंगे, तो उनके द्वारा 500 छक्के लगाए गए हैं। T20 में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड है क्रिस गेल के पास, उन्होंने 1056 छक्के लगाए हैं। कीरोन पोलार्ड ने 860 छक्के लगाए हैं T20 क्रिकेट में, और आंद्रे रसेल की बात करें तो इन्होंने 678 छक्के लगाए हैं T20 क्रिकेट में। चलिए दोस्तों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग पहली बार आयोजित की जाएगी झारखंड में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में उदित ने सिल्वर मेडल जीता है। भारतीय अमेरिकी गोल्फर हैं अक्षय भाटिया, तो उन्होंने बालेरो टेक्सास ओपन का खिताब अभी हाल ही में अपने नाम किया है और ये गोल्फ से रिलेटेड ओपन था। दोस्तों, सुमित नागल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रा का खिताब अभी हाल ही में जीता है, यानी कि उसमें उन्होंने मैच जीता है। रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपेन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अभी अपने नाम किया है। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला अभी हाल ही में बनी है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, डस्टलिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? उज्बेकिस्तान के बीच में। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला देश का पहला निजी बैंक कौन बना है? HDFC बैंक। जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? नेपाल में। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? अनिरुद्ध बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई है। कल कुछ लोगों ने कहा है कि 133वीं जयंती है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज है ये PIB से ली गई थी, जो कि सरकार की वेबसाइट है। तो सरकार की वेबसाइट ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है, तो इसलिए इसमें 134वीं जयंती ऐड किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? खेवड़ा में। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बनेंगे? गोपी थोटाकुरा। अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? रसिया ने। क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? पूर्वी क्षेत्र ने। भारत सरकार के द्वारा 2024-25 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 170 मिलियन टन। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व के प्रमुख देश और उनकी संसद को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे भारत में संसद कहा जाता है, अमेरिका में कांग्रेस, रूस में ड्यूमा कहा जाता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट, कनाडा में भी पार्लियामेंट, इसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी पार्लियामेंट बोला जाता है, जापान में डाइट बोला जाता है और चाइना में नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो ये है विश्व के प्रमुख देश और उनकी संसद। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सूर्य किरण एक्सरसाइज का आयोजन किसके बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन होता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर नेपाल बताया हुआ है। और आपसे आज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना कब की गई थी? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और CBI के बारे में जितनी भी जानकारी हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।